हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आने वाले कल पे आप निर्भर मत रहिए कि जब वो एग्जाम पास में आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसे मत सोचिए। अब अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं भी आया है या जब मैं क्वालिफाइंग एज के पास पहुंचूंगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए भी आपको एक डिसिप्लिन बनाना, एक रूटीन में आना ज़रूरी है। तो आज जो भी आपके पास मौका है एक चीज़ पढ़ने का, दो चीज़ पढ़ने का, करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं जो आपसे भी ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सोचो अगर उनका अभी तक नहीं हो पाया तो आपको भी टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हो पाया तो आपका नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सकते हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं या टैलेंट की कमी तो उनमें भी नहीं है, बट आपका जो तरीका है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बट जो भी हाथ में टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। द पैसेज of the Women's Reservation Bill in Lok Sabha almost 3 decades after it was first tabled in Parliament is a welcome move that can finally shatter a political glass ceiling। बोल रहे हैं कि ये जो प्रस्तावन आया है महिला रिजर्वेशन बिल का लोकसभा में, ये लगभग 3 दशक मतलब कि 10 सालों का जो अंतराल होता है, तो यानी कि 30 सालों बाद आया है जब पहली बार ये पार्लियामेंट में रखा गया था। यानी कि 30 साल पहले ये बिल पार्लियामेंट में रखा गया था और उस टाइम पे शायद ये पास नहीं हो पाया होगा, बट अब ये जाके संसद में रखा गया है और लोकसभा में पास हो गया है, ठीक है। वेलकम मूव, और ये स्वागत करने योग्य स्टेप है। दैट कैन फाइनली, जो कि अब आखिरकार जो पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग है, यानी कि जो पॉलिटिकल लिमिट है उसको तोड़ देता है। शैटर मतलब तोड़ देना। with women members of parliament comprising only about 15% of the strength of the Lok Sabha। अब इस वक्त की स्थिति क्या है? हकीकत इस वक्त की ये है कि पार्लियामेंट की टोटल मेंबर्स जो हैं उनका केवल 15% ही महिलाएं हैं इस वक्त लोकसभा में। The gender inequality in political representation is stark and disturbing। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है संसद में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये बहुत ही क्लियर है, दिखने वाली है, साफ तौर पे दिखाई देती है और काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है। The 128th Constitution Amendment Bill और द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बोल रहे हैं ये जो 128th Constitution Amendment Bill लागू हुआ है, जिसका नाम एक और क्या हिंदी में नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, seeks to amend this by reserving a third of the seats in the Lok Sabha and legislative assemblies for women। तो अब ये क्या करे? seeks मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अभी तक का चलने वाला जो ये डिस्टर्बिंग बैलेंस है कि महिलाओं की पॉलिटिकल संस्थाओं में भागीदारी कम है, उस बैलेंस को बनाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए क्या किया गया है कि 1/3 सीट्स जो है लोकसभा और किसी भी अन्य लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ब्लॉक इलेक्शंस होते हैं, उनमें सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, 50% रिजर्वेशन उनको दिया गया है। बट इन पॉलिटिकल संस्थाओं में लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद में बाकी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, वहाँ पे इतना कोई लिमिट नहीं दी गई है कि कम से कम इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज़ अ 15-year सनसेट क्लॉज फॉर द कोटा दैट कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसमें जो 15 साल का एक सनसेट क्लॉज है, सनसेट मतलब एक समय सीमा निर्धारित की है 15 साल की, कि ये कोटा 15 साल के लिए लागू रहेगा और 15 साल के बाद में इसको फिर से बिल लाकर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अभी इसमें 15 साल की लिमिट लगाई है। तो आपको पता है जब इनिशियली आरक्षण स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी 10 साल की लिमिट लगाई गई थी, बट वो देते आज दिन तक, आज़ादी के इतने सालों बाद भी चल रहा है, ठीक है। अब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल में चल रहे हैं, बट स्टिल वो भी चल रहा है। कंसिडरिंग द फ्रॉट हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर विमेन्स रिजर्वेशन, द सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010। बोल रहे हैं अब इसकी जो बड़ी ही फ्रॉड यानी कि तनावपूर्ण हिस्ट्री है, इतिहास रहा है महिलाओं के स्ट्रगल का रिजर्वेशन के लिए, और कुछ और फॉल्स स्टार्ट्स यानी कि कुछ खराब जो स्टार्ट हुए हैं डिस्पाइट राज्यसभा, हालांकि राज्यसभा में इसको 2010 में पास कर दिया गया था, बट फिर भी इसको अच्छी शुरुआत मिली, बट फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। It is laudatory that the bill
द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू संसद भवन हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि ये जो बिल है ये नई संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसमें पास, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाने वाला पहला बिल था और इसको लोकसभा में बहुमत से पास कर दिया गया है। बट its implementation will be delayed as it has been tied to 2 factors। लेकिन बिल तो पास हो गया लेकिन इसको लागू करने में डिले होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मुख्य कारण हैं जिनके साथ में ये लिंक्ड है। तो इसको डिले क्यों होगा? क्योंकि ये 2 फैक्टर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, डिलिमिटेशन एंड द सेंसस। डिलिमिटेशन यानी कि पावर का आवंटन, उसकी लिमिट्स करना कि इस व्यक्ति को इतनी पावर दी जाएगी, इसको इतनी पावर नहीं दी जाएगी, वो है डिलिमिटेशन। और सेंसस यानी कि जनगणना, इन 2 चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के रिजल्ट्स आने के बाद में ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि इसको लागू किया जाएगा। एंड देयरइन लाइज द रब। और यही एक बड़ी समस्या है, यही एक बड़ा इस वक्त पे जो ठीक है बिल पास हो गया बट उसके बाद भी इसको विरोध मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो यही उसका मुख्य कारण है। ठीक है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड टू डिलिमिटेशन। ये बड़ी दुखद बात है कि ये जो पावर का लिमिट लगाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को इसके साथ में लिंक किया जा रहा है, बड़ी दुखद बात है। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग अ थर्ड ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स। क्यों इसको दुखद बात बोला है राइटर ने? क्योंकि अगर महिलाओं को 1/3 सीट्स रिजर्व की जाती हैं तो इसका कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की टेरिटोरियल बाउंड्री के साथ में, उसकी लिमिट के साथ में कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई महिला जो सांसद होगी या महिला कोई वहाँ पे जो भी सदन में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होगी, तो क्या वो एक एरिया को अच्छे से, जिस एरिया को एक पुरुष संभाल सक रहा है उसको वो महिला नहीं संभाल सकेगी? तो इसमें ये जो दोनों चीज़ों को लिंक किया जा रहा है, बड़ी दुखद बात है। और द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट, इन चीज़ों के साथ में इसका कोई लिंक होना नहीं चाहिए, इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, बट स्टिल इसको डिलिमिटेशन के साथ में जोड़ा जा रहा है, तो ये बड़ी दुखद बात है। Women will thus not have the access to 33% reservation in the 2024 election, general election। तो इसका साफ तौर पे, सीधे तौर पे मतलब ये है कि जो अगले साल इलेक्शन होंगे उसमें ये 33% रिजर्वेशन वाला कोटा लागू नहीं होगा। ठीक है, उसमें ये महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि उनको और 5 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको ये अधिकार मिलेगा जाके। द बिल also mandates that a nearly as 1/3 of the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes will be set aside for women। बोल रहे हैं इस बिल में ये भी लिखा गया है कि महिलाओं को जनरल कैटेगरी में से तो 33% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर से भी, उस कोटा के अंदर से भी 1/3 सीट उनके लिए रिजर्व की जाएंगी, रखी जाएंगी। The opposition is demanding an internal quota for women of other backward classes। अब opposition ने ये भी डिमांड करी है कि सिर्फ SC/ST क्यों, OBC के लिए भी, उनकी महिलाओं को भी उनके आंतरिक कोटा में से 1/3 कोटा मिले, उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने डिमांड करी है, बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रश टू डिले इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसको कोई भी कारण के तौर पे या कोई भी ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को, ये जो बिल है इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया जा सके, इस कारण की वजह से कि भाई अब तो हमें OBC को 1/3 देना पड़ेगा, पहले इसके ऊपर बहस कर लेते हैं कि दे नहीं दे और फिर उसके बाद में इसको लागू करेंगे। तो ये कोई कारण नहीं होना चाहिए। In the meantime, proposals should be fine-tuned to ensure that when it becomes an act, it is not mere tokenism for women's political representation। और उसी दौरान में, इस दौरान में क्या करना चाहिए कि हमें इसकी बारीकियों को जांचना चाहिए कि इसमें कोई भी त्रुटि ना रह जाए, कि जब ये जो बिल है ये एक्ट बने, ये बिल पास होके वाकई में लागू होने की कगार पे हो, तब ये केवल एक टोकनिज्म ना बन जाए, एक प्रतीक ना बन जाए कि महिलाओं को हमने देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, बस उसका एक प्रतीक बन के न रह जाए, एक्चुअल में इसके ऊपर काम हो सके। इट इज अ फैक्ट दैट लोकल बॉडीज आर बेटर रिप्रेजेंटेड विद द शेयर ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेल अबव 50% इन सेवरल स्टेट्स। सही है, यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि ये एक तथ्य है कि जो लोकल बॉडीज हैं वहां पे महिलाओं को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हो और या बाकी इंस्टीट्यूट्स हो। कई स्टेट्स में तो 50% से अबव तक का भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब आप खुद सोचो कि छोटे छोटे जगहों पे महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उन गांवों में
जहाँ पे हम सोचते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं होती, वहाँ पे उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। बट हमारे देश की संसद में जो पूरे देश के ऊपर विचार करती है, पूरे देश की बात रखती है, वहाँ पे महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। Lessons must be imbibed on how women at the grassroots level have broken all sorts of barrier। तो हमें इस चीज़ों से लेसन सीखने चाहिए, एब्जॉर्ब करने चाहिए कि कैसे महिलाओं ने छोटे छोटे समूहों में, ग्रास रूट मतलब बिल्कुल जड़ के लेवल पे, निचले स्तर पर सारे जो बैरियर्स थे, बाधाएं थी, उनको तोड़ के काम किया है। फ्रॉम पेट्रियार्कल माइंडसेट्स एट होम टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। क्योंकि आपको पता है आज भी कई घरों में पुरुष प्रधान समाज तो है ही हमारा, वो तो हम सब जानते ही हैं, इसमें कोई बहसबाजी की बात नहीं है। और आज भी कई जगहों पे, कई घरों पे हमें यही पुरुष प्रधान माइंडसेट देखने मिलता है। तो उन बैरियर्स को तोड़ के अगर कोई महिला किसी ऐसे गांव से आती है और फिर भी वो पंचायती राज में एक पंचायत में कुछ पद हासिल करती है, दैट मीन्स उसने अपने घर में कितना स्ट्रगल किया होगा और उसको हर दिन ड्यूटी आने से पहले भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। एक कोई पुरुष है, वो सुबह उठता है 8 बजे 9 बजे अगर उसका ऑफिस है तो 7 बजे 7:30 बजे उठेगा, अपना नहाया धो के तैयार होएगा, पूजा पाठ करेगा, नाश्ता किया, टिफिन पैक किया, टिफिन उठाया और चला गया ऑफिस। ठीक है, उसको नहीं पता उसको कपड़े प्रेस किए हुए कैसे मिले, उसको नहीं पता कि उसको जूते सब कुछ पॉलिश किया हुआ, खाना तैयार किया हुआ कैसे मिला, नहीं, उसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वहीं एक महिला है, वो रात को 11 बजे सोएगी, सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, बच्चों को तैयार करना है, पति को तैयार करना है, खुद तैयार होना है, उसके बाद में ऑफिस जाएगी। फिर ऑफिस से आके 5, 6, 7 बजे जितने बजे भी आएंगे तो हस्बैंड आके टीवी देखेंगे और वाइफ आके किचन में घुस के काम करने लग जाएगी। तो डेफिनेट सी बात है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है तो महिलाओं को स्ट्रगल डबल है। अगर कोई महिला हम देख रहे हैं ना कि किसी पद पर बैठी हुई है या कोई ऑफिस जा रही है, सरकारी नौकरी है, तो आप ये समझो कि वो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनको डबल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। घर, ऑफिस, बच्चा, फैमिली, 4 चीजें एक साथ हैंडल करनी पड़ रही हैं। वहीं कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उनको केवल अपने आप को हैंडल करना है, वो भी उनसे नहीं होता ढंग से। ठीक है, तो ऐसे समाज से अपने आप को निकाल कर लाना और उस जगह पे जहाँ पे उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को भी सीरियसली नहीं लिया जाता कि ये तो औरत है, ये क्या कर लेगी, अच्छा आईपीएस बन गई तो क्या उखाड़ लेगी, ऐसा जो समाज है हमारा, ऐसी जो सोच है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज लाया है, परिवर्तन लाया है। इन बातों को अपने रास्ते की बेड़ियां ना बनने देकर उन्होंने बहुत बड़ा समाज में डिफरेंस लाया है। विमेन स्ट्रगल ऑन सो मेनी अदर काउंट्स। They have an uneven access to health, nutrition and education। महिलाएं और भी बहुत स्तर पे, बहुत लेवल्स पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती प्रॉपरली, न्यूट्रिशन, एजुकेशन इतना अच्छे से प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता। There is a lack of safe places। Women are also falling out of the workforce। अब कई महिलाएं बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद नौकरियां छोड़ देती हैं, उनको मजबूरी में छोड़नी पड़ती हैं। कोई होती है स्ट्रांग कैलिबर की महिला जो ये सारा जो मैंने अभी आपको प्रेशर बताया वो झेल लेती है, लेकिन कोई नहीं झेल पाती। ठीक है, तो वो गिव अप कर देती है, क्योंकि पति, बच्चा, फैमिली, इन चीज़ों को तो गिव अप करना ईजी नहीं है, तो जॉब को गिव अप कर देते हैं। बिकॉज अगर कोई महिला इन चीज़ों को गिव अप करके अपनी जॉब को प्रेफरेंस देगी ना, तो उसको सेल्फिश बोला जाएगा। आप खुद सोचिए उसको कितने नामों से बुलाया जाएगा। आपके आसपास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उदाहरण ऐसा होगा। ठीक है, तो उनको कितने नामों से बुलाया जाएगा, तो इसलिए वो क्या करती है, अपना करियर गिव अप कर देती हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में वर्क फोर्स में विमेन की भागीदारी का संख्या जो है वो कम हो रही है। अमंग द G20 कंट्रीज, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज द लोएस्ट एट 24%। बोल रहे हैं G20 देशों में जितने भी देश शामिल हैं उनमें इंडिया की जो वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे कम 24% है। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, जो मैंने आपको बातें बताई, वो कितनी सच्चे हैं। तो आप में से जो भी लड़के, स्पेसिफिकली मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, उनके लिए मैसेज है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कल को आप करते हैं, अपनी पत्नी अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट करने के लिए आपको ये नहीं किसी से लड़ना झगड़ना पड़ेगा या उनके बॉडीगार्ड बन के घूमने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में भागीदारी निभाइए। ठीक है, बस इतना सा भी अगर आप कर देंगे ना तो उनका आधा काम कम हो जाएगा और वो स्ट्रेस फ्री होके काम कर पाएंगे। ओके, इंडिया
which gave women voting rights at the very outset should not falter when it comes to ensuring better political representation for women. बोल रहे हिंदुस्तान जिसने शुरुआत से ही अपने देश में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे, तो उनको अगर हम इस तरीके के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए. फॉर ग्रोथ and instituting change in the key areas women need to have their say. बोल रहे हैं अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे चेंजेस लाने हैं, मुख्य प्रमुख एरियाज में अगर हमें चेंजेस लाने हैं, तो महिलाओं का उसमें जो कथन है, उनका जो से है, उनकी जो राय है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको हमें भी तवज्जो देनी चाहिए. पर वो तवज्जो कैसे देंगे? जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तब. ठीक है, तो ये विल बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, काफ़ी उसको वेलकम करने योग्य बताया है. चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द टोन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इन द पैसेज. तो सेकंड पैराग्राफ की टोन कैसी है? काफ़ी क्रिटिकल है, जहाँ पे बताया गया किस बारे में कि देखो ये रहा सेकंड पैराग्राफ कि किस तरीके से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन डीलिमिटेशन और सेंसस के फैक्टर से जोड़ के इसको हम एक लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों का जो प्रभाव है वो किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर नहीं पड़ेगा. तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती, डीलिमिटेशन और सेंसस के पछड़े में पड़ के 2024 में से 24 के इलेक्शन में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ना मिले उस हिसाब का, तो ये गलत बात हो जाएगी. यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज करा. अगर पूरे पैसेज में उन्होंने ओवरऑल अच्छा बताया है, तो ये कुछ पॉइंट है जो उन्होंने क्रिटिसाइज भी करे हैं. ठीक है, सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. पैसेज के लिए सही टाइटल क्या होगा? द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स वोटिंग राइट्स इन इंडिया. हमने महिलाओं के वोटिंग अधिकारों की बात नहीं करी है ना, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है. वुमेन्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इन इंडिया, कि पॉलिटिकल लेवल पे महिलाएं कहाँ स्ट्रगल करती हैं, तो वो भी एक यहाँ पे मुद्दा नहीं है. मुद्दा है कि हमने बड़े सालों से चली आ रही एक विडंबना को तोड़ा है, एक जो लिमिट है उसको तोड़ा है. ठीक है, हालांकि डिले हुआ, बहुत महिलाओं ने स्ट्रगल करा, उसके बाद जाके ये मिला है. ब्रेकिंग द पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, अ डिलेड विक्ट्री. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? विमेन्स हेल्थ केयर इन इंडिया, ये तो नहीं है. जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा प्रिवेलेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द पैसेज ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल इन द लोकसभा. बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात है जो इस पैसेज में से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के बारे में जो पैसेज है जो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया उसके बारे में हम कह सकते हैं. द बिल हैज ऑलरेडी बीन फुली इम्प्लीमेंटेड. तो फुली तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा. द बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. की ये जो बिल है ये पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐसा नहीं है. द बिल हैज बीन मेट विद यूनानिमस अप्रूवल. इसको यूनानिमस अप्रूवल मिला है, तो ऐसा भी नहीं है सर्व सहमति से भी पास नहीं हुआ होगा, फुल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बोला गया कि ओबीसी वाले सेक्शन में से भी आप रिजर्वेशन लाइए साथ में इसके अंदर, उसमें भी सीटें दो महिलाओं को, राइट. तो यूनानिमसली तो अप्रूव नहीं किया गया. द बिल हैज नॉट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कि ये बिल एकदम से एक्शन में नहीं आएगा. 2024 के इलेक्शन में हम इस बिल का फायदा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं? सेंसस की और डीलिमिटेशन की. ठीक है. Which of the following statements is not correct based on the information provided in the passage? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट, इस बात पे ध्यान रखना, करेक्ट वाली पे टिक मत करना. ओके, चलिए देखते हैं. The 128th Constitution Amendment Bill aims to reserve a third of seats in Lok Sabha and legislative assemblies for women. करेक्ट है ये. The bill has a 15-year sunset clause for the quota. ये भी करेक्ट है. Women are guaranteed to benefit from the 33% reservation in the 2024 general elections. ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 2024 में हमें इसका फायदा नहीं देखने मिलेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द शेयर ऑफ women in पंचायती राज institutions is well above 50% in several state. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है.
ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ग्रेट लीडर्स डोंट इग्नोर ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल्स का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें। तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा? स्मॉल, सीरियस, इनफॉर्मल, अर्जेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्मॉल थिंग्स की बात की जा रही है, छोटी चीजों की बात की जा रही है, ठीक है। सीरियस मतलब गंभीर, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक, ठीक है। ऑप्शन ए स्मॉल इज करेक्ट। हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट। जुडिशियस मतलब सूझबूझ वाला, समझदारी वाला। तो एंटोनिम बताना है, तो एक तरफ तो किसी ने समझदारी दिखाई, तो उसका विपरीत क्या होगा? किसी ने बेवकूफ़ी कर दी, राइट। क्रिमिनल मतलब अनलॉफुल, यानी कि आपने कुछ गलत कार्य किया है जो कानून के दायरे में नहीं, सही नहीं है। अनवाइज यानी कि बेवकूफ़ी भरा। लॉयल यानी कि आप वफादार हैं किसी के प्रति। और लॉफुल यानी कि कानून के दायरे में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनवाइज इज करेक्ट, क्योंकि ये एंटोनिम है जुडिशियस। द जोवियल होस्ट वेलकम्ड हिज गेस्ट्स विद अ वार्म स्माइल एंड अ हार्टी लाफ। अब जोवियल का मतलब होता है हंसमुख, खुश मिजाज। तो जो खुश मिजाज होस्ट था उसने सभी गेस्ट का स्वागत बड़ी सी स्माइल, एकदम खुश मिजाज वाली स्माइल, ये नहीं कि दिखावटी स्माइल, वार्म, अच्छी दिल से वाली स्माइल, और दिल से खुल के हंसने से साथ उनने उनका स्वागत करा। तो अब जोवियल का हमें एंटोनिम बताना है। जोवियल मतलब खुश मिजाज व्यक्ति। तो वहीं पे दूसरा क्या होगा? चिड़चिड़ा व्यक्ति। चीयरफुल ये भी खुश मिजाज, प्रसन्नचित व्यक्ति। पिट्यूलेंट, पिट्यूलेंट मतलब चिड़चिड़ा। बॉयंट, बॉयंट मतलब उत्साही। और कन्विवियल मतलब मिलनसार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पिट्यूलेंट इज करेक्ट। आई एम ट्राइंग टू स्टडी इफ इट इज इम्पॉसिबल। इफ इट इज इम्पॉसिबल नहीं होता विद ऑल दिस नॉइस, मतलब बहुत सारा शोर हो रहा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज इम्पॉसिबल विद ऑल दिस नॉइस, ठीक है। तो बट इट इज इम्पॉसिबल विद ऑल दिस नॉइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुरेश स्टोल माई बुक, पैसिव वॉइस में करना है तो माई बुक पहले आ जाएगा, राइट। फिर स्टोल, चोरी कर दी गई है ना, सुरेश स्टोल माई, उसने चुरा ली। तो माई बुक वॉज, पास्ट की बात है, वॉज स्टोलन बाय, किसके द्वारा? सुरेश, हमारा सब्जेक्ट है ना सुरेश, सॉरी सुरेश। सो माई बुक इज बीइंग स्टोलन, चुराई जा नहीं रही है, चुराई जा चुकी है। सो ए इनकरेक्ट है। माई बुक गॉट स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन बाय सुरेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर, इसका हमें इडियम का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है हैविंग एन अनफ्रेंडली और इरिटेटेड एटीट्यूड, ठीक है। तो हैविंग एन अननेसेसरी फीलिंग ऑफ गिल्ट इनकरेक्ट है। हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, ही हैज बीन एवरीवन ही नोज सो अपसेट अबाउट हिम सो रूड टू डिवोर्स एंड दैट मेड। बोल रहे हैं कि पहला है कि ही हैज बीन, कि वो है, क्या है? एवरीवन ही नोज, जिस किसी को भी वो जानता था वो। सो अपसेट अबाउट हिज, वो बहुत अपसेट है उसके किसी चीज के बारे में। हिम सो रूड टू, वो बहुत रूड है किसी के प्रति। डिवोर्स एंड दैट मेड यानी कि ही हैज बीन सो अपसेट अबाउट हिज डिवोर्स एंड दैट मेड हिम सो रूड टू एवरीवन ही नोज, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा ए। अब ए फर्स्ट कहां पर है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, यानी कि बी और डी एलिमिनेट हो गया। अब ए के बाद में क्या आएगा? ही हैज बीन सो अपसेट अबाउट हिज। तो ए के बाद में सी स्टेटमेंट में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। शी इज पेनफुली इंट्रोवर्टेड बट एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि बड़ी दुख की बात है कि वो बहुत इंट्रोवर्टेड है लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इंट्रोवर्टेड मतलब जो व्यक्ति अपने आप में रहता है, ज्यादा घुल मिल नहीं पाता लोगों के साथ, तो उसको एक और शब्द क्या बोल सकता है? सिनोनिम क्या हो सकता है? शाय, ठीक है। तो इंट्रोवर्टेड का क्या होगा सिनोनिम? शाय। आउटस्पोकन मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो खुल के बात करता हो, स्पष्ट बात करता हो। सोशल ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक हो काफी ज्यादा। बोल्ड अगेन साहसी व्यक्ति। सो ऑप्शन ए शाय इज करेक्ट। Everyone sincerely and positively were ready to find the solution for the serious issue of sewage system. बोल रहे हैं हर कोई बहुत ही सिंसियरली और पॉजिटिवली तैयार था किस चीज के लिए? कि वो जो ये बहुत ही गंभीर और सीरियस कंसर्न था सीवेज सिस्टम का, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब जब बात हो रही है एवरीवन, तो एवरीवन क्या है? सिंगुलर है,
इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, तो ये क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो क्या होएगा, एवरीवन वाज सिंसियरली एंड पॉजिटिवली रेडी टू फाइंड द सोल्यूशन। ओके, सो एवरीवन वर सिंसियरली एंड पॉजिटिवली नहीं होगा, एवरीवन वाज सिंसियरली एंड पॉजिटिवली रेडी टू फाइंड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन है, व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, तुम्हें क्या बताया जाए और कैसे कहा जाए। एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, और सब तरफ अंधेरा था। एंड आई डू नॉट क्वाइट नो, और मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। अब डू नॉट क्वाइट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, ये हो सकता है ना कॉम्बिनेशन, यानी कि सी के बाद में ए आएगा। तो अब देखो सी के बाद में ए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी से रोशनी जा चुकी थी। तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और हमारी जिंदगी से रोशनी जा चुकी थी और सब तरफ अंधेरा था, यानी कि बी हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। तो डी के बाद में बी यहाँ पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, डी ही फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डी बी सी ए हमारा अरेंजमेंट बन गया है। ओके, एंटोनिम बताना है ल्यूनेसी का। द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ हिज लाइफ सेविंग इन अ रिस्की स्टार्टअप सीम्ड लाइक एन एक्ट ऑफ ल्यूनेसी टू हिज फाइनेंशियल एडवाइजर। तो अब आप खुद सोचिए कि आपका कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड है, आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दी, किसी रिस्की स्टार्टअप में लगा दी, तो उसको आपका विचार कैसा लगेगा, उसको आपका विचार बेवकूफ़ी भरा लगेगा ना, है ना, उसको आपका विचार वो समझदारी का तो नहीं लगेगा, बेवकूफ़ी का लगेगा। तो इसका एंटोनिम बताना है, ल्यूनेसी मतलब बेवकूफ़ी भरा, मूर्खतापूर्ण। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, सैनिटी। सैनिटी मतलब समझदारी भरा, ठीक है, समझदार कोई व्यक्ति हो, है ना, समझदारी का कोई फैसला हो, तो उसको बोला जाता है सैनिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्मे, डिस्मे मतलब निराशा, चिंता, डिल्यूजन मतलब भ्रांति, और इंसैनिटी मतलब पागलपन। तो ऑप्शन ए सैनिटी इज करेक्ट। Whenever Suzanne received letters from the police, she dash ignored them. Intentionally बोलना चाह रहे हैं, intentionally, intoningly, तो इंटेंशनली है बेसिकली, तो इंटेंशनली मतलब जानबूझ के वो उनको इग्नोर करती थी। तो ऑप्शन डी के स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, इंटेंशनली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें करेक्ट वाला, बिल्कुल करेक्ट, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस पोज्ड बाय, पेंडेमिक के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये तो एरर हो गया पहले में ही। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस posed by the pandemic, again pandemic के spelling incorrect है। In spite of the challenges posed by the pandemic, the company adapted to remote work and successfully maintained productivity levels. Option C is correct. In spite of the challenges posed के spelling incorrect है यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट अदर पीपल, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता। लिव्ड अलोन इन अ सेक्लूडेड केबिन इन द वुड्स फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सोसाइटी। बोल रहे हैं एक कोई व्यक्ति था, जो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं करता था, उन पर भरोसा नहीं करता था, और वो झाड़ियों में मतलब जंगल में कहीं पे दूर अंदर जंगल की गहराई में एक सेक्लूडेड मतलब अलग थलग पड़े हुए एक केबिन में रहता था, ठीक है, और कहाँ से, सोसाइटी की, समाज की हसल एंड टसल से दूर रहता था, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मिसैंथ्रोप। तो मिसैंथ्रोप मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, पर्सन, लोगों को पसंद नहीं करता। पैसिमिस्टिक मतलब काफी निराशावादी, हर्मिट मतलब सन्यासी, और रेक्लूस मतलब एकांत प्रिय। सो ऑप्शन ए मिसैंथ्रोप इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द जेंटल लैपिंग ऑफ वेव्स डैश फॉर द शोर वॉज द ओनली थिंग दैट कुड बी हर्ड। एंटोनिम बताना है फॉर का, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है इन सपोर्ट ऑफ, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, जो इसका विपरीत होएगा, अगेंस्ट, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब उस पार, बीनीथ मतलब उसके नीचे, प्रो मतलब कि समर्थन में, और अगेंस्ट मतलब कि उसके विपरीत, विरुद्ध। सो यहाँ पे द जेंटल लैपिंग ऑफ द वेव्स अगेंस्ट द शोर वॉज द ओनली थिंग दैट कुड बी हर्ड, यानी कि जैसे जैसे
लहरों के थपेड़े किनारे पे पड़ रहे थे, केवल उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही थी। टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ दैट एवरीवन गोज थ्रू, पार्ट ऑफ लाइफ दैट एवरीवन गोज थ्रू बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, टीनेज एक जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है जो कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में भोगता ही है, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच में। ड्यूरिंग this time teenagers go through many changes both physically and emotionally। अब इस दौरान में जो teenagers हैं वो बहुत सारे challenges और उनके सामने बहुत सारे changes आते हैं, physically भी emotionally भी, और उनकी surrounding भी बहुत ज़्यादा change हो जाती है। बिकॉज आप खुद देखेंगे कि 8th क्लास तक शायद आपको बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं स्कूल्स में केवल वही आंसर करने होते थे, लेकिन 9th क्लास से पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज 10th में बोर्ड होता है तो उसमें कहीं से भी कुछ भी पार्ट आ सकता है, राइट। तो वो आपकी सराउंडिंग भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है, बिकॉज पहले आपको सिर्फ पीछे के क्वेश्चंस पढ़ के 5-10 चैप्टर्स के याद करके जाना होता था, अब आपको पूरी बुक रट के जाना है। प्रेशर है, अच्छे नंबर लाने का प्रेशर है, पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में उनसे अच्छा करने का, परफॉर्म करने का प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है। तो सिर्फ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस नहीं होते, सराउंडिंग भी चेंज हो जाती है। दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड समटाइम्स डैश इम्पल्सिवली। बोल रहे हैं उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, और कई बार इम्पल्सिवली वो कुछ गलत भी कर सकते हैं, शायद या गुस्सा कर सकते हैं। Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents and society। वही बात हो गई कि टीनेजर्स जो हैं वो भी समाज में अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं, पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनको भी अपने सहयोगियों से, यानी कि उनके क्लासमेट्स से, उनके को बेंचर्स से, उनके पेरेंट्स से, समाज से, हर किसी से प्रेशर झेलना पड़ता है टू डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। तो किसके लिए? टू लिव अप टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस की उनकी कुछ उनसे उम्मीदें होती हैं, समाज की, पेरेंट्स की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सबकी उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं, वो उन पे खरा उतरने का प्रेशर उनके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम दैट अलाउज देम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट। बोल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है टीनेजर्स के लिए कि वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम उनके पास हो जो उनको अपनी जो भी इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लोर करने में मदद करे। डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी एंड मेक हेल्दी चॉइसेस, कि वो अपनी पहचान बना सके, अपनी पहचान जान सके, सबसे पहले तो खुद जान सके, फिर बना सके, और सही चॉइसेस कर सके, ले सके अपने जीवन में। हम में से कितने लोग हैं आज की डेट में जिनको अपने फैसले लेना नहीं आता? वो अपने फैसले लेने के लिए ज़्यादातर अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, बड़े सबके सलाह लेते हैं, और फिर जिसका मेजॉरिटी जो फैसला होता है वो खुद इम्प्लीमेंट करके हाँ ठीक है, या फिर मम्मी पापा ने जो बोल दिया बस वही फाइनल डिसीजन है। इनफैक्ट इतना जो हम गांव के छोटे जगहों के बच्चे हैं ना, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे हुए होते हैं कि अपने शादी तक के फैसले हम लोग खुद नहीं ले सकते, और फिर हम फंस जाते हैं गलत शादियों में, गलत लोगों के साथ रिश्तों में, जिससे कि क्या होता है, हमारी मेंटल डिस्टर्बेंस, हर तरीके की परेशानी, राइट। तो अपने फैसले आज से ही खुद लेना सीखो, क्योंकि फिर जब ब्लेम की बारी आती है तब कोई भी अपने ऊपर आरोप नहीं ले सकता कि हमने गलत कुछ किया आपके साथ में, ठीक है। Despite the challenges that come with being a teenager, it can also be an exciting and transformative time। बोल रहे हैं कि ठीक है, टीनेजर में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा और सबसे चेंज कर देने वाला, परिवर्तन लाने वाला और एक्साइटिंग टाइम भी है। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, उनके पास समय होता है या उनके पास एबिलिटी होती है नई स्किल सीखने की। मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस दैट कैन शेप देयर फ्यूचर, कि अपने लिए उम्र भर के वो दोस्त बना सके इस टाइम पे, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कर सके जिनकी वजह से उनका फ्यूचर जो है वो चेंज हो सकता है। बोलते हैं ना कि यही एज होती है या तो बच्चा बिगड़ जाएगा या संवर जाएगा, वो इसी एज के बारे में बात की जाती है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर parents, educators and other adults to provide teenagers with guidance। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है पेरेंट्स की, उनके टीचर्स की, और जो भी बड़े उनके आसपास में हैं उनकी, कि वो इन बच्चों को सही तरीके की गाइडेंस करें। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प देम, उनको सही तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको रिसोर्सेज के बारे में बताएं या उनको अवेलेबल करवाएं जो कि उनकी मदद कर सकें। देम ओवरकमिंग द चैलेंजेस हो सकता है ऑफ एडोलसेंस, कि आगे जो
वयस्क एज में उनके आगे चैलेंजेस आने वाले हैं वो उनसे ओवरकम कर पाए, ठीक है, तो उनके लिए वो प्रिपेयर हो सके। ओके, टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज जहां पर आता है, एक से दूसरे में शिफ्ट होता है। फेज, तो फेज है एक लाइफ का, ठीक है, सो ऑप्शन बी फेज इज करेक्ट। फेज मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, एक समय। फीलिंग यानी कि हमारा इमोशन, कुछ हम फील कर रहे हैं। माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब कि तो कोई महत्वपूर्ण पड़ाव, सो ऑप्शन बी फेज इज करेक्ट। They may experience mood swings, have difficulty expressing their feelings and sometimes dash impulsively. Pretend, pretend मतलब कि दर्शाना, run मतलब कि दौड़ना, play मतलब कि खेलना, और act मतलब कि प्रतिक्रिया करना, तो वो इम्पल्सिव प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers and parents and society to dash to certain expectations. Certify, certify मतलब कि किसी चीज़ का हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, किसी चीज़ का प्रमाणित कर रहे हैं। मैच, मैच मतलब कि कोई गेम खेलना। कंफर्म, कंफर्म मतलब कि निर्धारित कोई मानक है उसके अनुरूप पालन करना। अपील मतलब कि प्रलोभन, आकर्षण, तो यहाँ पे कंफर्म की बात करी जा रही है। कंफर्म टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरे उतरना। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स। पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना। कैप्टिविटी मतलब कि बंधन। एबिलिटी मतलब कि क्षमता, और अपॉर्चुनिटी मतलब कि एक समय, आपके पास विशेष मौका। तो एबिलिटी तो होती है बच्चों के पास, बड़ों के पास, सबके पास, लेकिन यहाँ पे संभावना की बात की जा रही है कि टीनेजर्स के पास में बहुत ज्यादा संभावना है नई चीजें सीखने की। सो ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी इज करेक्ट। It is important for parents, educators and other adults to provide teenagers with guidance, support and resources that can help them dash the challenges of adolescence. Correlate, propagate, conclude, reduce. तो यहाँ पे बात होगी रिड्यूस की, जिनको मतलब कि चैलेंजेस, एडोलसेंस के चैलेंजेस को घटा सकें। कंक्लूड मतलब कि किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचना। प्रोपगेट मतलब किसी चीज़ को प्रसारित करना, और कोरिलेट मतलब संबंधित करना। तो यहाँ पे रिड्यूस करने की, कम करने की बात की जा रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे वीकली वोकैब का कंपाइलेशन संडे को मिल जाएगा। डेली एडिटोरियल्स की वोकैब भी आपको उसकी पीडीएफ संडे को मिल जाएगी। हर दिन मिलती है डेली एडिटोरियल की वोकैब आपको, और कंपाइल्ड फॉर्म, वीकली कंपाइल्ड फॉर्म आपको संडे को मिलती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।